एंड वेलकम टू स्टडी विथ मी। आज है 29 जनवरी और देख लेते हैं आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। ठीक है, देखिए आज का जो पहला टॉपिक है वो स्कीम को लेकर है कि स्कीम ऑन इन्हांसमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस इन द इंडियन कैपिटल गुड्स सेक्टर फेज 2। यानी जो कैपिटल गुड्स जो सेक्टर है फेज 2 के अंदर में जो आता है उसमें किस तरह से कॉम्पिटिटिवनेस को इन्हांस करना है उसके रिलेटेड स्कीम। ठीक है, तो देख लेते हैं। ये जो स्कीम है ये हैज बीन नोटिफाइड बाय, किसके द्वारा नोटिफाइड किया गया है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज फॉर प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू कॉमन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके द्वारा इस स्कीम को नोटिफाइड किया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है फेज 2 का, ये फेज 2 है, ध्यान रखना है। ठीक है, फेज 2 है, तो फेज 2 का ऑब्जेक्टिव क्या है, to expand and enlarge the impact created by the phase 1 pilot scheme। यानी जो फेज 1 पायलट स्कीम जो चलाया गया था इसी सेक्टर में इसी चीज को इन्हांस करने के लिए, तो वो जो किया गया था फेज 1 उसी को एक्सपेंड यानी और बढ़ाने का काम करना है और उसे और बड़ा करने का काम करना है। फेज 2 का यही ऑब्जेक्टिव है, देयर बाय प्रोवाइडिंग ग्रेटर इम्पैक्ट्स through creation of a strong and globally competitive capital goods sector। तो इसी चीज के लिए हमें क्रिएट करने की जरूरत है कि स्ट्रॉन्ग और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव कैपिटल गुड्स सेक्टर, यानी देश विदेश में भी इसको फैलाना है ताकि इसका जो इम्पैक्ट है और इसका जो एक्सटेंशन है वो और ज्यादा एक्सपेंड हो सके और इनलार्ज हो सके। फेज 2 का ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, Phase 1 of the scheme was notified in 2014 to encourage technology development and infrastructure creation। फेज 1 जो है ये स्कीम का, इसको नोटिफाइड किया गया था 2014 में, जिसने इनकरेज किया था, ये बढ़ावा दिया था टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन को भी। ठीक है, तो इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए फेज 2 में हमें और ज्यादा डेवलपमेंट और एक्सपेंशन करने की जरूरत है। कुछ कंपोनेंट्स है अंडर फेज 2, कुछ क्या कंपोनेंट्स है, तो इसमें हमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी करना है थ्रू टेक्नोलॉजी इनोवेशन पोर्टल्स के थ्रू, सेटिंग अप करना है ऑफ न्यू एडवांस्ड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड ऑगमेंटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, साथ ही साथ हमें प्रमोशन करना है ऑफ स्किलिंग इन कैपिटल गुड सेक्टर में, और सेटिंग अप ऑफ कॉमन इंजीनियरिंग फैसिलिटी सेंटर, कुछ कॉमन इंजीनियरिंग फैसिलिटी सेंटर को सेटअप करना है, एंड ऑगमेंटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग जो अभी जो मौजूदा जो कॉमन इंजीनियरिंग फैसिलिटी सेंटर है उसको भी और ज्यादा बढ़ाना है, ऑगमेंटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन सेंटर्स, साथ ही साथ ऑगमेंटेशन ऑफ जो अभी टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन सेंटर है उसको भी बढ़ाना है, सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्री एक्सीलेटर्स फॉर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्री एक्सीलेटर्स को सेटअप करना है। ठीक है, देखिए जो हम लोग कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री इज द मदर ऑफ ऑल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। कैपिटल गुड इंडस्ट्री जो है ये सारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में सबसे ऊंचे दर्जे में आता है, सबसे ऊंचा है, एंड इज ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस टू नेशनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, और ये नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली। इंडियाज कैपिटल सेक्टर जो है, गुड सेक्टर जो ये कंट्रीब्यूट करता है एटलीस्ट 12% ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। जितने भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अकेला ही 12% का कम से कम कंट्रीब्यूशन करता है, और प्रोवाइड करता है अप्रोक्सीमेटली 1.4 मिलियन डायरेक्ट एंड 7 मिलियन इनडायरेक्ट जॉब्स। ठीक है, इतने डायरेक्ट और इतने इनडायरेक्ट जॉब्स भी ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है इंडियाज बैड बैंक्स गेट्स रेगुलेटरी नोड। क्या है ये रेगुलेटरी नोड, क्या है इसको हम लोग देखेंगे, और इंडिया का बैड बैंक किसको बोला जाता है। बैड बैंक, ठीक है, यानी कि बुरा बैंक नहीं, ये क्या है, ये टर्म क्यों यूज हुआ है, सारा कुछ मैं डिटेल में कवर करूंगा। So the proposed bad bank has received necessary permissions including from Reserve Bank of India and will commence operating with 15 cases worth about rupees 50,000 crore to be transferred to its by March 31st in phase 1। यानी ये जो बैड बैंक है ये रिसीव करता है परमिशन, इसको लेनी पड़ती है, साथ ही साथ परमिशन लेनी पड़ती है किससे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से भी, और ये जो अपना काम है इसका जो वो शुरुआत करता है ये 15 केसेस जिसका कि
जिसका कि वर्थ होता है यानी कीमत होती है इसकी लगभग 50,000 करोड़ के आसपास, जिसको टू बी ट्रांसफर्ड टू इट बाय 31 इन फेज वन, और फेज वन में इसे मार्च 31 से पहले पहले इसे ट्रांसफर करना होगा। बैड बैंक जो है इसको फर्स्ट अनाउंस्ड किया गया था, यानी पहली बार इसको इसका कॉन्सेप्ट को लाया गया था बाय फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा अपने 2021 के यूनियन बजट में। ठीक है। Bad bank is a corporate structure that isolates risky assets held by banks in a separate entity. Bad banks जो एक corporate structure होता है जो कि काम करता है जो रिस्की एसेट्स होते हैं बैंक्स के, ठीक है, जितने भी बैंक्स है उसके जितने भी रिस्की एसेट है ये उस पर डील करता है और उसके लिए एक सेपरेट एंटिटी बनाता है। It will buys NPS from bank at a price that is determined by the bad bank itself. Bad banks जो है, देखो जो नॉर्मल, ठीक है, देखिए बैंक, कोई भी बैंक होता है ना, उसका एनपीए होता है। एनपीए यानी जो होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी ऐसा बैंक जो है किसी व्यक्ति को लोन देता है और उस बैंक का उस लोन से वो रिकवरी नहीं हो पाता है तो वो उसका एनपीए हो जाता है, यानी ऐसा एसेट जिससे अब कोई प्रॉफिट होने वाला नहीं है। तो ऐसे एसेट्स को जो है वो बैड बैंक्स करके, बैड बैंक जो ये संस्था होगी वो ऐसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को इन बैंकों से खरीदेगी और इसका जो प्राइस डिटर्मिनेशन या जो प्राइस जिस प्राइस में खरीदेगी वो भी बैड बैंक जो है खुद से तय करेगा। ठीक है। तो अंडर द न्यू स्ट्रक्चर अप्रूव्ड बाय द रेगुलेटरी, बैड बैंक्स विल कंसिस्ट, बैड बैंक्स के अंदर क्या क्या होगा वो देखिए। तो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा will acquire and aggregate the non-performing asset और bad loans account। ठीक है। बैड बैंक्स जो है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को एक्वायर करेगा और बैड लोन जो है अकाउंट का उसको। पब्लिक सेक्टर बैंक हैज टेकन ए मेजोरिटी स्टेक, जो ये नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन जो लिमिटेड है, कंपनी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, will pay 15% of agreed value for the loans in cash and the remaining 85% would be government granted security receipts। Next, India Debt Resolution Corporation Limited will handle the debt resolution process. Private sector banks have taken majority stakes। ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें पब्लिक सेक्टर जो है मेजोरिटी स्टेक ले रहा है और यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर जो है मेजोरिटी स्टेक ले रहा है, ये डिफरेंस है इसमें। ठीक है। बेनिफिट क्या है बैड बैंक्स का, तो बैड बैंक्स का बेनिफिट है कि जो ये हेल्प करता है रेंडर को टू गेट रीड ऑफ बैड एसेट्स बाय ट्रांसफॉर्मिंग देम टू द बैड बैंक्स एंड क्लीन अप देयर बुक्स, रिलीज कैपिटल फॉर द बैंक्स एंड देम टू रिस्टार्ट लेंडिंग। ठीक है। तो जो एनपीएस होता है उसको खरीद लेता है, तो जो बैंक्स का जो कोई जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है वो प्रॉफिटेबल एसेट्स बन जाता है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स है इसके। ठीक है। तो आई होप ये वाला टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यह है ऑस्ट्रेलिया प्लेज $704 million टू सेव ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ को बचाने के लिए, सेव करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने ये कसम खाई है, एक तरह से प्लेज लिया है कि उसने वो इतना पैसा इसमें लगाएगा। कितना? $704 million। So to move in the prevent the vast network of corals from being removed from UNESCO's World Heritage Site। तो प्रिवेंट करना है जो नेटवर्क है कोरल्स का जिसको कि हटा दिया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट से यूनेस्को का, तो उसको इसे सेव करना है। ग्रेट बैरियर रीफ जो है सफर्ड 3 मास ब्लीचिंग इवेंट्स ड्यूरिंग हीट वेव्स इन 2016, 17 एंड 20। जो ये ग्रेट बैरियर रीफ है इसने मास ब्लीचिंग, ठीक है, उसमें ब्लीचिंग इसने सहा है, जो इतने गर्म हीट वेव्स मिले हैं उसे 2016 में, 17 में और 20 में, लिविंग मेनी इफेक्ट्स कोरल स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव। ठीक है। ब्लीचिंग ऑकर्स व्हेन हेल्दी कोरल्स बिकम स्ट्रेस्ड बाय स्पाइंस इन ओशियन टेम्परेचर। ओशियन का जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो जो हेल्दी कोरल्स है उसको उसमें ब्लीचिंग होना शुरू हो जाता है और ये इसे अफेक्ट करता है, सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। causing them to temperatures, causing them to expel algae living in their tissues which drains them of their vibrant colors। Great Barrier Reef is the largest coral reef system in the world। जो ये ग्रेट बैरियर रीफ है ये लार्जेस्ट कोरल रीफ है सिस्टम पूरे दुनिया में। इट इज लोकेटेड ऑफ द नॉर्थ
तो ये जो सिचुएटेड है, ये नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में सिचुएटेड है इन कोरल सी। ठीक है। द रीफ विच इज लार्ज इनफ टू बी विजिबल फ्रॉम स्पेस इज मेड अप ऑफ नियरली 3000 इन इंडिविजुअल रीफ्स। ठीक है। इट वॉज डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज एरिया इन 1981। 1981 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज एरिया के तौर पर डिक्लेयर किया गया था बिकॉज ऑफ इट्स आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू। ठीक है। थ्रेट्स क्या है कोरल का? तो ये एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज करता है, कोस्टल डेवलपमेंट, डिस्ट्रक्टिव फिशिंग मेथड्स एंड पॉल्यूशन फ्रॉम डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल सीवेज, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सेल्स एंड corals for trade and industrial use. Coral diseases such as black band and white band, increased sedimentation, rise in sea surface temperature, sea surface का टेम्परेचर को राइज करता है। ठीक है। देखिए, ये कोरल रीफ है, बेनिफिट्स है फूड डाइवर्सिटी के लिए, फूड सोर्सेस के लिए, टूरिज्म के लिए, प्रोटेक्शन, मेडिसिन, बहुत सारी चीजें। ठीक है। तो आई होप ये वाला टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। देखिए यहाँ पे एक टॉपिक है, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस डे, अ कॉल फॉर इक्विटेबल हेल्थ फॉर ऑल। ठीक है। इसका थीम क्या रखा गया? थीम ऑफ एनटीडी डे यानी नेशनल ट्रॉपिकल डिजीज 2022 का एनटीडी डे का थीम क्या है? इज अचीविंग हेल्थ इक्विटी टू एंड द नेग्लेक्ट ऑफ पॉवर्टी रिलेटेड डिजीजेस, with a call to focus more on strengthening interventions in order to promote equitable health services for all. 74th World Health Assembly in the 2021 declared every year January 30 as World NTD Day. 74th जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुआ इन 2021 में, वहां डिक्लेयर किया गया कि हर साल 30 जनवरी को वर्ल्ड एंटीडी डे मनाया जाएगा। फर्स्ट वर्ल्ड एंटिटी डे जो सेलिब्रेट किया गया था इनफॉर्मली, वो 2020 में सेलिब्रेट किया गया था। एंटिटीज रेफर टू 20 मेडिकली diverse communicable diseases that are most common among marginalized communities in the developing regions of Africa, Asia and the Americas। ठीक है। ये जो एंटिटी का मतलब होता है 20 मेडिकली डाइवर्स कम्युनिकेबल, एक ऐसी डिजीज है जो कि कॉमन कॉमन है अमोंग जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के हैं, उनमें ये कॉमन है। और ये डेवलप करता है किस रीजन में डेवलपिंग किया है? तो अफ्रीका, एशिया और अमेरिकाज में। ठीक है। दे आर प्रिविलेंट इन ट्रॉपिकल एरियाज, ट्रॉपिकल एरियाज में ये ज्यादा फैलता है। इसे नाम से ही पता चल रहा है, ये नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस। ठीक है। दे आर caused by a variety of pathogens such as viruses, bacteria, protozoa and parasite worms। ये काउज होता है बहुत तरीकों से, पैथोजेन से, सच एज जैसे वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और वर्म्स। ठीक है। इम्पैक्ट क्या होता है एंटिटीज का? ये मोर देन 1 बिलियन पीपुल सफर एट लीस्ट वन एंटिटी, एक एंटिटी से मिलियन पीपुल इससे सफर कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली जो है 2 लाख डेथ्स हो चुके हैं और 19 मिलियन डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स लॉस्ट एनुअली। डिसेबिलिटी, स्टिग्मेटाइजेशन, सोशल एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है। स्टेप्स टेकन टू एलिमिनेट एंटिटीज क्या है? तो किगाली डिक्लेरेशन हुआ था ऑन नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज को लेकर। एक्सेलरेटेड प्लान है फॉर एलिमिनेशन ऑफ लिम्फेटिक फिलियरिसिस, प्रोवाइड्स फ्री मोबिलिटी मैनेजमेंट एंड डिसेबिलिटी प्रिवेंशन सर्विसेज। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर में ये प्रोवाइड किया एन इफेक्टिव फ्रेमवर्क फॉर सक्सेसफुल एलिमिनेशन ऑफ एंटिटीज। India has successfully eliminated certain infectious diseases such as guiana worm, ठीक है, ट्रोकामा एंड योम्स योर्स। ठीक है। तो ये छोटा टॉपिक था लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं इसका हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है स्टेट्स मस्ट डिसाइड ऑन शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब कोटाज इन प्रमोशंस, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि स्टेट को ये डिसाइड करना चाहिए शेड्यूल कास्ट को लेकर, शेड्यूल ट्राइब को लेकर और कोटास को लेकर इन प्रमोशंस। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट हैज टर्न डाउन यूनियन गवर्नमेंट्स प्ले टू डू अवे विथ रिक्वायरमेंट्स ऑफ कलेक्टिंग quantifiable data by center and states to determine representation of people belonging to
belonging to scheduled caste and scheduled tribes while implementing reservation in promotion. Supreme Court further said data should be collected for each cadre individually, not for the entire services or the total state-wise population of the two socially backwarded classes. यानी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो डेटा को कलेक्ट करने की जरूरत है हर एक कैडर से इंडिविजुअली, नॉट फॉर द इंटायर सर्विसेज के लिए नहीं बल्कि टोटल स्टेट वाइज पॉपुलेशन की भी, ऑफ द टू सोशली बैकवर्ड क्लासेस, कौन कौन से, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। ठीक है। आर्टिकल 16 के क्लॉज 4A में यह भी बोला गया कि पावर दिया गया है स्टेट को टू मेक प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन इन मैटर्स ऑफ प्रमोशंस टू शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एम्प्लॉयज if it feels they are not adequately represented in services। ठीक है। आर्टिकल 16 के क्लॉज 4A में ये स्टेट को एम्पावर दिया गया कि वो एक प्रोविजन बना सकते हैं रिजर्वेशन के लिए सुप्रीम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एम्प्लॉयज के प्रमोशन को लेकर। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इन नागर राज केस 2006 में ये भी बताया था, has laid down 3 condition for promotion of scheduled caste and scheduled tribe in public employment। 3 कंडीशन है प्रमोशन को देने के लिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है। स्टोरी देखे तो अगर रिजर्वेशन का यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये 1992, ठीक है, इंदिरा सोहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। ठीक है। 1995 को 77th अमेंडमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, जहां इंट्रोड्यूस किया आर्टिकल 16(4)A, जहां प्रोवाइड किया जाता है रिजर्वेशन इन प्रमोशन। ठीक है। 2006 में। ठीक है। 2006 का भी है एन नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस 2012 में है। ठीक है। 2012 में 2 आया था, 3 है। 2018 का 19 का रिजर्वेशन को लेकर, फिर 2019 में लेटेस्ट ये आया था। ठीक है। collected qualifiable data showing backwardness and inadequacy of representation in public employment. Maintain overall administrative efficiency in compliance with Article 335. Reservation provision does not lead to excessiveness to reach the ceiling limit of 50% or obliterate the creamy layer or extended the reservation indefinitely। ठीक है। इन इन जर्नैल सिंह वर्सेस एलन गुप्ता 2018 का केस, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला स्टेट को कि नीड नॉट बी रिक्वायर्ड टू कलेक्ट क्वालिफाइबल डेटा, यानी कि क्वालिफाइबल डेटा रिक्वायर्ड कलेक्ट करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है बैकवर्डनेस के को लेकर सुप्रीम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को लेकर। ठीक है। रिजर्वेशन को लेकर ये छोटा सा टॉपिक था लेकिन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर न्यूज में है तो। ठीक है। तो बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है क्लाइमेट को लेकर, क्लाइमेट एंड फूड प्राइस राइज को लेकर, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स ट्रिगरिंग अनप्रेडिक्टेड फूड इन्फ्लेशन। ठीक है। जो ये एक्सट्रीम वेदर का जो कंडीशन हमें मिल रहा है, जो क्लाइमेट और जो फूड फूड प्राइस में राइज को लेकर, इस ये ट्रिगर करता है अनप्रेडिक्टेड फूड इन्फ्लेशन, यानी फूड की महंगाई को बढ़ाने में ये बढ़ा देता है। ठीक है। ये जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन हो जाता है उसके वजह से। तो क्या है न्यूज में, क्यों है, पूरे डिटेल में देखते हैं इसको हम लोग। तो देखिए, तो अगर रिसेंट ट्रेंड्स ऑफ फूड इन्फ्लेशन को देखें तो FAOs यानी फूड प्राइस इंडेक्स शो करता है दैट फूड प्राइसेस वेयर एट ए डिकेड हाई, यानी फूड का जो प्राइसेस है वो बहुत ही बढ़ गया है। December 2021 was the ninth straight month of double-digit percentage increase in the India's wholesale price index। इंडिया का जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है उसमें दिसंबर 2021 का अगर डेटा देखें तो ये डबल के करीब डिजिट हो चुका है परसेंटेज में जो प्राइस इंक्रीज किया है। ठीक है। एनालिटिक्स हैव एट्रीब्यूटेड these ट्रेंड्स टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हुआ है उसके कारण से, यानी कि जब वर्षा होनी चाहिए तब वर्षा नहीं हो रही है और जब वर्षा नहीं होनी चाहिए उस समय झमाझम करके वर्षा हो रही है, तो अनकंडीशनल जो वेदर है तो इसके चलते ये सब प्रॉब्लम देखने को मिलता है कि फसल बर्बाद हो जाती है। तो फसल फिर क्या होती है, लिमिटेड होती है, अनाज लिमिटेड होती है और सप्लाई जो होता है वो ज्यादा होता है। तो इस कारण
से प्राइस जो है वो हाई हो जाता है। इन द पास्ट 6 डिकेड्स देयर हैव बीन 3 मेजर एपिसोड्स ऑफ सिग्निफिकेंटली हाई फूड प्राइसेस। लगभग अगर लास्ट 6 डिकेड्स यानी लगभग 60 साल का अगर हम लोग डेटा देखें तो प्राइस का जो हाई है वो ग्लोबली 3 बार मेजरली वो बढ़ा है, 3 बार सबसे ज्यादा बढ़ा है। 1970s में, फिर 2007 से 8 में, फिर 2010 से लेकर 14 में। तो इन समय में जो प्राइस हाई है वो हमें देखने को मिला है। ऑल दिस वर ट्रिगर्ड बाय वेदर शॉक्स, और ये जितने बार भी प्राइस बढ़े हैं इसका एक ही कारण है, जो वेदर है वो। फॉलोड बाय फैक्टर्स लाइक इंक्रीज इन ऑयल प्राइसेस, और भी कई सारे कारण होते हैं, जैसे तेल के दाम बढ़ जाना, ट्रेड पॉलिसी इंटरवेंशन हो जाना, तो वो और भी कई सारे कारण होते हैं। तो हाउ क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स फूड प्रोडक्शन, तो क्लाइमेट किस तरह से फूड प्रोडक्शन को इम्पैक्ट करता है वो देख लेते हैं। तो इसका रिजल्ट इन साइमल्टेनियसली फेलियर ऑफ मेजर क्रॉप्स सच एज व्हीट, मेज, सोयाबीन। तो इसमें जो है मेजर क्रॉप्स को ये अफेक्ट करता है, जैसे व्हीट हो गया, मेज हो गया, सोयाबीन हो गया, ये सब चीजों को। साथ ही साथ गर्मी अगर बढ़ता है, वर्षा अगर जरूरत से ज्यादा हो जाती है, ठीक है, तो इससे जो होता है लैंड का डिग्रेडेशन हो जाता है, और सॉइल जो लेस प्रोडक्टिव हो जाता है, इससे क्रॉप में असर पड़ता है, ठीक है, वो फसल कम होती है। तो राइजिंग सी लेवल अनदर कारण है कि सी लेवल का बढ़ जाना, जिससे कि सॉल्ट वाटर में इंक्रीज हो जाता है, इंस्टीट्यूशंस एंड परमानेंटली फ्लडेड क्रॉप्स लैंड। तो जो क्रॉप्स लैंड होता है उसमें फ्लड ज्यादा हो जाता है। तो कई सारे और इस तरह से कारण होते हैं, सभी को मिलाकर अगर देखें तो इसका रिजल्ट एक ही होता है, हाई फूड प्राइसेस। ठीक है, क्या स्टेप टेकन किए जा रहे हैं इंडिया के द्वारा? तो नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जो कि अंडर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के थ्रू इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट है नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट रेसाइलेंट एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, कुछ सजेशन भी दिए गए हैं, जैसे कि फंडिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना चाहिए, इसके रिसर्च और डेवलपमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग करनी चाहिए, तभी जाकर नए कुछ ऐसे कुछ नए से टेक्निक आ सकते हैं, टेक्नोलॉजी में और डेवलपमेंट किया जा सकता है, ताकि इन सब चीज़ों को दूर किया जा सके, ताकि वेदर के कारण जो क्रॉप्स है वो अफेक्ट ना हो। इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन एंड नेचुरल रिसोर्सेस रीजनरेशन किया जा सकता है इसको ठीक करने के लिए। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्लाइमेट चेंज को लेकर, और क्लाइमेट और फूड को किस तरह से अफेक्ट करता है, ये इंटरलिंक करने के लिए आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं आज के हमारे एडिशनल टॉपिक्स की ओर, जो न्यूज में ऑलरेडी है। पहला है सस्पेंशन ऑफ एमएलएज। क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया है महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली को रिजोल्यूशन करने के लिए, जो उन्होंने महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली ने अपने 12 एमएलएस को पीरियड ऑफ 1 ईयर के लिए सस्पेंड कर दिया है। रूल 53 ऑफ महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली इंपावर करता है स्पीकर को कि वो सस्पेंड कर सकता है किसी मेंबर को अ डे यानी एक दिन के लिए, और इन केस ऑफ रिपीटेड मिसकंडक्ट फॉर द इंटायर सेशन। और अगर वो फिर भी, अगर वो जो एमएलए है या मेंबर है, उस वो अगर रिपीटेडली यानी कंटिन्यूअसली कुछ मिसकंडक्ट यानी कुछ ऐसा एक्टिविटी कर रहा है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इंटायर सेशन के लिए भी उसको सस्पेंड किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के रूल के अनुसार जो सस्पेंशन है वो लिमिटेड होता है ओनली टू द ऑनगोइंग सेशन, जो ऑनगोइंग सेशन हो रहा है उसके लिए आप उसको सस्पेंड कर सकते हैं। एंड सेड दैट असेंबली हैज नो पावर टू सस्पेंड ए मेंबर बियॉन्ड 60 डेज, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली को मैक्सिमम 60 दिन के लिए किसी को सस्पेंड कर सकता है, 60 दिन से ज्यादा किसी को सस्पेंड नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसी को लेकर यहाँ पे बात हो रही है कि 60 दिन की जगह यहाँ पे 1 साल के लिए सस्पेंड किया गया है। तो ये अकॉर्डिंग टू लॉ गलत है, एमएलएस भी बोल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट भी इसको जस्टिफाई कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी क्या है? तो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी मार्क्स द एंड ऑफ 4 डे लॉन्ग रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। जो 4 दिन लंबा जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हुआ है उसका अब एंड है, इसको बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी बोला जाता है। वो होता है 29 जनवरी, हर साल 29 जनवरी को ये होता है। टू शोकेस इंडियाज मिलिट्री माइट, रिच डाइवर्सिटी एंड कल्चरल हेरिटेज। इसके माध्यम से मिलिट्री का माइट दिखाया जाता है, अपने रिच हेरिटेज डाइवर्सिटी के बारे में और कल्चर हेरिटेज के बारे में यहाँ पे बताया जाता है, प्रेजेंटेशन होती है। तो एज पार्ट ऑफ द सेरेमनी डिफेंस फोर्सेस हु कम टू द कैपिटल फॉर रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन आर सेंट बैक टू देयर बैरक्स बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, जो लोग भी रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में यहाँ आते हैं उसको प्रेसिडेंट वापस अपने बैरक्स में भेज देते हैं।
कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द लेट 17th सेंचुरी। इसका जो ओरिजिन है वो 17th सेंचुरी से है। इट मार्क्स में मिलिट्री ट्रेडिशन व्हेन द ट्रूप्स सीज्ड फाइटिंग, withdraw from the battlefield, return to the camp to sunset at the sounding to the retreat। ठीक है। नेक्स्ट है केज एक्वाकल्चर। केज एक्वाकल्चर क्या है? तो वेबिनार ऑन cage aquaculture was organized highlighting the importance of reservoirs and cage aquaculture for the development of the fisheries sector। फिशरीज सेक्टर को किस तरह से डेवलपमेंट करना है उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है, ये रिजर्वायर और केज एक्वा कल्चर। ग्रोइंग ऑफ द फिशेज इन एग्जिस्टिंग वाटर रिसोर्सेज व्हाइल बीइंग इनक्लोज्ड इन ए नेट केज व्हिच अलाउज फ्री फ्लो ऑफ वाटर। केज एक्वाकल्चर जो प्रमोट करता है अंडर द फ्लैगशिप स्कीम के अंदर में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत ये आता है। इसका एम है टू इनहांस फिश प्रोडक्शन को बढ़ाना और फिशरमैन के इनकम को डबल करना और पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉस होता है उसको कम करना। ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को भी जनरेट करना फिशरीज सेक्टर में और एलाइड एक्टिविटीज में। तो इस इन सब इसका जो है वो ये काम है। ठीक है। नेक्स्ट है ग्रेफीन। ग्रेफीन क्या है? तो इंडियाज इनोवेशन ग्राफीन सेंटर इज जो स्टेब्लिश हुआ है तिरुसुर केरला में। ये इंडियाज फर्स्ट ग्राफीन इनोवेशन सेंटर है। ग्राफीन इज द थिनेस्ट एंड एक स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है पूरे वर्ल्ड में, जो कि एक गुड केमिकल स्टेबिलिटी, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड ए लार्ज सरफेस एरिया व्हाइल बीइंग ट्रांसपेरेंट एंड लाइट वेट। इट इज टू डायमेंशनल फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइन कार्बन होता है ये। ठीक है। टू डायमेंशनल क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ ये कार्बन एक तरह से होता है, जिसका एप्लीकेशन क्या है? एंटी कोजेशन कोटिंग एंड पेंट्स, एफिशिएंट एंड प्रिसाइज सेंसर्स, फास्ट एंड एफिशिएंट इलेक्ट्रॉनिक्स, फ्लेक्सिबल डिस्प्लेज, एफिशिएंट सोलर पैनल्स, फास्ट डीएनए सीक्वेंसिंग, ड्रग डिलीवरी एंड मेनी मोर। तो काफी ज्यादा इसका इसमें यूज होता है। ठीक है। इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि इंडिया का ये फर्स्ट ग्रेफाइन इनोवेशन सेंटर है तो ये पूछा जा सकता है कि कहाँ पे इसे एस्टेब्लिश किया गया है और उसका क्या क्या चीज में इस्तेमाल है। नेक्स्ट है नियोकोव। नियोकोव क्या है? तो इन न्यू काइंड ऑफ एक नया तरह का कोरोना वायरस जो है वो मिला है नियोकोव करके। ठीक है। जो कि मिला है इज फाउंड अमंग बैट्स, जो कि बैट्स में यानी चमगादड़ों में ये पाया जाता है और ये साउथ अफ्रीका में ये मिला है। नियोकोव जो वायरस है ये 85% सिमिलर टू द मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस। यानी ये 85% सिमिलर है जो कि मर्स कोव में देखा गया था, जो कि मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस था, ये उसके बराबर 85% उससे सिमिलर है। इस जेनोम सीक्वेंस विच इंटर सेल्स वाया डीपीपी रेस्पर्ट, इसके द्वारा ये सेल्स में घुसता है। मर्स जो कोव है, ये जो मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो ये कोरोना वायरस, ये वायरल डिजीज है दैट वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन सऊदी अरेबिया इन 2012। ये सबसे पहली बार ये सऊदी अरेबिया में 2012 में इसको देखा गया था। नियोकोव इज नॉट सार्स कोव टू। नियोकोव जो है ये सार्स कोव टू नहीं है, ये अलग है। नियोकोव एक बैट कोरोना वायरस है। बैट कोरोना वायरस यानी चमगादड़ों में ये मिलता है, इसलिए बैट कोरोना वायरस बोला गया, जो कि पहली बार आइडेंटिफाई किया गया था 2011 में। इट वॉज आइडेंटिफाइड इन ए स्पीसीज ऑफ बैट। ये कुछ स्पीसीज है बैट के, उसमें ये मिलता है, जिसको बोला जाता है नोन एज न्यूरोमीसिया। न्यूरोमीसिया बोला जाता है। तो ये अलग अलग तरह का कोरोना वायरस जो है देखने को मिल रहा है। ठीक है। तो ये न्यूज में है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ एडिशनल है कि न्यूकोव कैन बी यूज ACE2 रेस्पिरेटर ऑफ बैट। दे कांट यूज ह्यूमन AC2 रेस्पिरेटर अनलेस ए न्यू म्यूटेशन ऑकर। ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल स्नो। अब आर्टिफिशियल स्नो भी आ गया। देखिए क्या है, फर्स्ट टाइम जो है हिस्ट्री ऑफ विंटर ओलंपिक्स में एथलीट्स जो है वो compete करेंगे किसमें? 100% आर्टिफिशियल स्नो में वो compete करेंगे। पहले क्या था, इससे पहले वो ओरिजिनल स्नो में compete करते थे, वो आर्टिफिशियल स्नो में compete करेंगे जो कि बीजिंग में होने वाला है। आर्टिफिशियल स्नो एक स्मॉल पार्टिकल्स होता है आइस का, जो कि यूज्ड होता है टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ स्नो अवेलेबल फॉर विंटर स्पोर्ट्स सच एज स्कीइंग एंड स्नो बोर्डिंग। It is produced by a machine that uses a high pressure pump to spray a mist of water into the cold air. The water droplets subsequently crystallize to form fake snow। ठीक है। ये फेक स्नो है जो कि यूज होता है जनरली स्पोर्ट्स में, विंटर स्पोर्ट्स में।
स्नो को बढ़ाया जा सके। ठीक है, एक मशीन होता है जिससे हाई प्रेशर पंप से स्प्रे किया जाता है वाटर को, मिस्ट वाटर को स्प्रे किया जाता है कोल्ड एयर में, जिससे जो ड्रॉपलेट्स है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में आता है और फेक स्नो प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए TDCIPP क्लोरिनेटेड ट्रिस। क्या है ये केमिकल फ्लेम, ये TDCI, ये जो केमिकल फ्लेम रेसिडेंट वाइडली यूज्ड इन ऑटोमोबाइल सीट फोम में ये इसका यूज होता है। इट इज अ मेंबर ऑफ ए फैमिली ऑफ केमिकल्स नोन एज क्लोरिनेटेड एल्कलाइन फॉस्फेट्स। ठीक है, ये कार वगैरह में यूज होता है इनसाइड में। ठीक है, वाइप डबल, ठीक है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है टीवा कम्युनिटी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कम्युनिटी के बारे में बताया। टीवा कम्युनिटी, ओवर 200 गोरखा टीवा मिलिट्रीज लेड डाउन आर्म्स इन आसाम। ये आसाम की आर्मी है। टीवा ट्राइब जो है वो ऑल्सो नोन एज लालोंग भी बोला जाता है इसको, इज एन एथनिक ग्रुप लिविंग मेनली इन आसाम एंड मेघालय। ये आसाम और मेघालय में ही ज्यादा रहते हैं। एंड ऑल्सो फाउंड इन सम पार्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड नागालैंड। ये एक शेड्यूल्ड ट्राइब की तरह रिकॉग्नाइज किए जाते हैं आसाम के अंदर में। ये तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज बोलते हैं ऑफ बोडो गारो ग्रुप के। तीवा ट्राइब्स हु लिव इन द हाईली एरियाज प्रैक्टिस द स्लैश एंड बर्न मेथड ऑफ फार्मिंग, whereas the tribes living on the plains have been influenced by wet rice cultivation method. तीवा ट्राइब जो हिली एरियाज में रहते हैं वो स्लैश और बर्न के मेथड से फार्मिंग करते हैं, और जो लोग प्लेन में रहते हैं वो वेट राइस कल्टीवेशन मेथड से फार्मिंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है पर्सनालिटीज इन न्यूज। ठीक है, पंडित जसराज, ठीक है, जिनका 28 जनवरी 1930 को जन्म हुआ था और 17 अगस्त 2020 में इनका निधन हुआ था। ये, ठीक है, ये इस दिन उनका डेथ एनिवर्सरी है। पंडित जसराज कल्चर फाउंडेशन जो है वो जिसको लॉन्च किया गया था ऑन द ओकेजन ऑफ द 92nd बर्थ एनिवर्सरी में इसको लॉन्च किया गया था, इस फाउंडेशन को। ये बिलोंग करता है मेवाटी घराना से, जो कि स्कूल है म्यूजिक का जिसको बोला जाता है ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस ऑफ खयालाज। ठीक है, कंट्रीब्यूशन क्या है इनका, तो क्रिएटेड ए जुगलबंदी कॉल्ड जसरंगी, इन्होंने बनाया था। रेयर राग्स इंक्लूडिंग अबीरी तोड़ी एंड पट डिपाकी इन्होंने इंक्लूड किया था। पॉपुलराइज्ड सेमी क्लासिकल म्यूजिकल स्टाइल्स लाइक हवेली संगीत, इनके द्वारा ही इसको पॉपुलराइज किया गया था। इनको पद्म विभूषण मिला है। और ए माइनर प्लैनेट 2006 VP32 located in Mars and Jupiter has been known as पंडित जसराज। ठीक है, एक माइनर प्लैनेट है इस नाम का जो कि मार्स और जुपिटर के बिटवीन लोकेटेड है, उनको उनका उसको नाम दिया गया है, पंडित जसराज नाम दिया गया। तो काफी ज्यादा इनका कंट्रीब्यूशन रहा है, उनको ऑनर भी उसी तरह से मिला है। तो आई होप आपको आज का जो करंट अफेयर्स का ये 29 जनवरी का जो करंट अफेयर्स है ये आपको पूरी अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।